अखिलेश जी, पिछले 1 साल से झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी अपने आदिवासी दर्जे के लिए काफ़ी मुखरता से संघर्षरत हैं। 2 बार रेल रोक चुके हैं, एक बार हावड़ा मुंबई खंड में और दूसरी बार पुरुलिया आसनसोल खंड में। इसलिए पूरे देश के लोगों के मन में ये सवाल बना है कि कुर्मी कैसे आदिवासी हैं। आप अधिवक्ता हैं और कुर्मियों का पक्ष रांची उच्च न्यायालय में रख रहे हैं। सुना है कि पिटीशन भी आपने ही बनाया है। आपको कैसे लगा कि कुर्मी आदिवासी हैं? देखो, मैं जिस वैचारिक समूह से आता हूँ, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, उसको आप जानते हो। जो पिटिशनर हैं उनका नाम है डॉक्टर बीवी महतो। वो एक MBBS डॉक्टर है। और हम लोग जो झारखंड में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी वैचारिक समूह के लोग हैं, उनके वो बहुत करीबी हैं। हम लोग जब एक्टिविस्ट थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो हमारे प्रो बोनो डॉक्टर भी थे। और हम लोग चूँकि झारखंड का समर्थन करते थे, अलग झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग रहे, इस कारण से उनके साथ हम लोगों की बहुत घनिष्ठता रही। तो हम लोग, तुम एडवोकेट हो, तो हम लोग टायो और इनकैब मैटर एक ही साथ कर रहे हैं। इनकैब कंपनी में वो मेडिकल ऑफिसर रहे, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो जब इनकैब का काम हम लोगों ने शुरू किया, तब वो हमसे एक बार मिलने आए। आके उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पिटीशन पकड़ाई पुरानी, उन्होंने एक PIL किया था कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा बहाल किया जाए, कुर्मियों का। तो मैंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसको फेंक दीजिए, ये भी किसी काम का नहीं है। आपके पिटीशन हमने देखे हैं, हमको लगता है कि आप एक अच्छा पिटीशन कुर्मी के लिए आप बना सकते हैं। हम लोग उसमें बहुत व्यस्त थे, याद होगा। ये सुन के तो हम घबरा गए कि कुर्मी को ये साबित करना कि कुर्मी आदिवासी है, ये कोई आसान बात तो थी नहीं। उसका रीज़न क्या था? जैसे हम लोग सिविल केस करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, करेक्ट। लेकिन जब क्रिमिनल केस करते हैं तब उसमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। तब वो हो जाता है प्रूफ बियॉन्ड ऑल डाउट्स, यू नो दैट। तो ये जो रिट था, ये फिर सिविल के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता कि प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज लगता है कि ये आदिवासी हैं, इसलिए इनको ये दर्जा मिल जाना चाहिए। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन जब एक वकील के रूप में हमको कोर्ट में जाना था, तो हमको ये बात तुरंत समझ में आ गई कि हमको इसको क्लिंच करना पड़ेगा, मतलब कंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो पहला लाइन जो बोलते हैं वो ठक से लगता है जज को, तब जज कहते हैं कि एडमिट कर रहे हैं या डिसमिस कर रहे हैं। कितना डिफिकल्ट काम होता है सुप्रीम कोर्ट में, तुमको पता है। ये पिटीशन को उसी तर्ज पे बनाना था कि हम खड़े हुए और बोले, और वो खट से जज को लगा कि नहीं, इसमें मैटर है, इसको हम खारिज नहीं कर सकते, इसको हम डिसमिस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दस्तावेज जो लाए, बहुत सारे दस्तावेज लेके आए थे, और दस्तावेज बहुत सॉलिड थे। जैसे उन्होंने वो एक नोटिफिकेशन लेके आए 1913 का, 550 नंबर नोटिफिकेशन का नंबर है। तो उसमें ये है कि जब 1865 में, तुमको पता है कि जब सक्सेशन एक्ट लागू किया अंग्रेजों ने, तो यहाँ के जो आदिवासी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनका सक्सेशन बिल्कुल दूसरी तरीके से चलता था। तो अंग्रेजों ने उनको छूट दी। उन्होंने कहा कि ये कानून 1865 का जो कानून है सक्सेशन का, आप पर लागू नहीं होगा। और रिप्रेजेंटेशन वगैरह के बाद उन्होंने कुछ अपना होमवर्क कराया, और उसके बाद उन्होंने एक 550 2013 में एक नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें कैटेगरिकली कहा कि जो झारखंड के आदिवासी हैं, इंक्लूडिंग कुड़ुमी, उन पर वो कानून लागू नहीं होगा। फिर 1925 का कानून आया, तुमको पता है। 1865 के बाद ये चेंज होकर 1925 का सक्सेशन एक्ट बना। फिर जरूरत पड़ी रिप्रेजेंटेशन की, बहुत कम जरूरत पड़ी, क्योंककि अंग्रेज तो ऑलरेडी एक उनके पास एक नोटिफिकेशन था। तो उसके बाद दूसरा फिर एक नोटिफिकेशन वो लेके आए 1931 में। उसका नंबर है 3563 दोनों एकदम मजमून उसका एक ही है कि जो झारखंड के आदिवासी हैं, यानी कि संथाल, मुंडा, हो और कुड़ुमी और दूसरे लोग, जैसे लोधा कुड़मी, जो सबर लोग हैं और दूसरे लोग हैं, पहाड़िया हैं, इन लोगों पर ये कानून लागू नहीं होगा। और इस कानून को लागू नहीं होने के पीछे उनका तर्क ये था कि ये आदिवासी हैं। उसके बहुत ही सॉलिड एंथ्रोपोलॉजिकल कारण थे। जैसे डाल्टन एक बहुत बड़े
एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए अंग्रेज़ों के, उन्होंने बहुत काम किया, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। उन्होंने डाउट किया कि ये जो कुड़मी है, ये बिहार के जो कुर्मी हैं उससे मिलते नहीं हैं, ये बिल्कुल अलग है, ये संथालों से मिलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लगता है कि ये बहुत पुराने आर्यन क्या नाम है लोग हैं, बहुत पुराने, जिनका आज के जो आर्यन हैं या यवनिया हैं उनके साथ इनका कोई तालमेल नहीं है। ये उनका एक निष्कर्ष था। उसको करेक्ट किया रीजले ने कहा कि नहीं, ये कहीं से भी बिहार और दूसरे जगह के कुर्मियों से ये नहीं मिलते हैं, ये एकदम अलग हैं, ये कुर्मी है और ये यहाँ के जो संथाली लोग हैं उनसे मिलते हैं। और उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये लगता है कि ये द्रविडियन आदिवासी हैं। द्रविडियन इसलिए कहा कि उस समय जेनेटिक रिपोर्ट्स तो थी नहीं उनके पास, उस समय दो ही खेमा चलता था, माने नस्ल, एक आर्यन नस्ल और एक दूसरा कुर्मी का द्रविडियन का नस्ल। तो उन्होंने कहा कि ये लोग द्रविडियन आदिवासी हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन थे और दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हमको उन्होंने दी। बाद में हमने खरीदा भी इसके लिए, हियरिंग के लिए। तो रिजले की किताब खरीदा मैंने, फिर इनकी किताब खरीदा, के.एस. सिंह की किताब खरीदी, और भी बहुत सारे, मतलब झारखंड के को जानने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर नहीं था कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। आदिवासी का मतलब हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकली समझते थे कि भाई इनका कल्चर एकदम अलग है, गाँव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मतलब प्रकृति के साथ, और बाकी जो झारखंड में वो सब तो बाहर के हैं, वो सब तो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनका गांव से कोई संपर्क नहीं। तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के साथ जो कनेक्शन था वो तो वहाँ के आदिवासियों का है, झारखंड का। तो बिल्कुल क्लियर था कि ये लोग आदिवासी हैं एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से। लैंग्वेज के हिसाब से भी लगता था कि भाई ये आर्यन लैंग्वेज नहीं है, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला इससे एकदम अलग है। हालांकि बोलने में तो वो लोग सीख लिए हैं, बंगला भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन वो एकदम लगता था कि वो आर्यन लैंग्वेज नहीं है, नहीं बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग उनको आदिवासी मानते थे। तो हम लोग इस हिसाब से झारखंड बनना चाहिए, बृहद झारखंड बनना चाहिए, उसके सपोर्ट में थे। इसके अलावे एक वो पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट लेके आए थे, कृतिबास महतो नाम से, वो काफ़ी फेमस है। उसमें जो जज साहब थे उन्होंने भी कहा था कि ये लोग आदिवासी हैं। वो कुर्मी के बारे में था, कृतिबास महतो, जैसे टाइटल से स्पष्ट है। और उन जज साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कायदे से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मतलब उनको बहुत नॉलेज था एंथ्रोपोलॉजी का, और उन्होंने वो बहुत सही फैसला दिया था। तो मेरे लिए होमवर्क काफ़ी था, लेकिन समस्या वही थी कि हमको इसको प्रूव करना था बियॉन्ड ऑल डाउट्स, और वो कंक्लूड नहीं हो रहा था मेरे हिसाब से। हम थोड़ा डरे हुए थे कि एक पिटीशन बनाए, वो भी डॉक्टर साहब का, जो मेरे इतने अजीज हैं, और वो पिटीशन धराशायी हो जाए कोर्ट में जाके, तो हम वहाँ तक वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम और अरविंद अंजुम, आप जानते हो उनको भी, सर्व सेवा संघ का जो प्रकाशन विभाग है उसके सचिव हैं, और वाहिनी के बहुत प्रोमिनेंट आदमी हैं। इसके अलावा झारखंड में बहुत काम किया उन्होंने। स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट का जो रिहेबिलिटेशन का काम है, वो तो उसमें तो उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी। तो वो लेके आए थे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, उनके बीच में बात हुई कि अखिलेश जी वकील है, हम जानते नहीं थे, और हमने उनका पिटीशन वगैरह देखा तो हमको लगा कि ये ठीक से जस्टिस कर सकते हैं, तो इनसे हम पिटीशन बनवाएंगे। तो वो दोनों लोग आए थे बात करने के लिए। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है, हम तो कन्विंस्ड हैं, क्योंकि हम तो खुद आंदोलन में रहे और मेरा बैकग्राउंड है, तो हम बिल्कुल कन्विंस्ड हैं। लेकिन हमको अगर कोर्ट में जाके आर्गू करना है, और हम अगर जज के कुर्सी पर रहेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि ये कंक्लूड नहीं होता है मिस्टर श्रीवास्तव। तो हम थोड़े इसे सशंकित हैं, हमको थोड़ा समय दीजिए। अरविंद जी उस समय बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे। उस समय ये कोरोना का समय आ गया था, हम लोगों के पास सब पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं था। तो अरविंद जी बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे। उन्होंने अर्ली इंडियंस, जो तुम पढ़े हो, अर्ली इंडियंस उन्होंने पढ़ा हिंदी में। उनको बायोलॉजिकल पार्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि वो हिस्ट्री से एमए हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं। वो किताब लेके आए, बोले कि अखिलेश तुम इसका अंग्रेजी जो ये है, मतलब वर्जन है, वो खरीदो और इसको पढ़ो, क्योंकि इसमें जो बायोलॉजी है तुमको समझ में आएगी, तुम बायोलॉजी पढ़े हो। हमको लगता है, मैंने उनका कहना था कि तुमको इस किताब को पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो कुछ सवाल हैं, शायद इसका जवाब मिल जाए। तो हम बहुत लाइटली लिए, हम सोचे कि चलो बहुत दिन के बाद जेनेटिक्स पढ़ना है तो पढ़ लेंगे किताब की। लेकिन बहुत तारीफ कर रहे थे उसमें, तो हमने वो किताब खरीदी। जैसे ही पढ़ा मैंने वो किताब, वो क्लिक कर गया। मतलब जहाँ जहाँ हमको लग रहा था कि हम कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं या कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे जवाब लगभग खड़े हो गए मेरे सामने आके। तो हमको ये सोचना था कि अब उन जवाबों को हम इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। उसमें अभी भी बहुत सारा क्या नाम है, गैप्स था।
तो सबसे पहले हमने ये काम किया कि वो किताब जिस पर लिखी गई है, डेविड रिच जो दुनिया के सबसे माने हुए जेनेटिसिस्ट हैं, उनकी किताब है हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर। काफ़ी फेमस है क्योंकि उसमें उन्होंने पूरे दुनिया का इतिहास लिखा कि कैसे आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ 70 साल पहले, 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस या ऐसे ही किसी जीनस से स्पीसीज से अलग हुआ होमोसेपियन 3 लाख साल पहले डेवलप किया वहाँ, और 70,000 साल पहले वहाँ से वो माइग्रेट किया और फिर पूरी दुनिया में फैला। और वहाँ से उनके माइग्रेशन का टाइम 70,000 साल पहले से लेके 65,000 साल पहले का जो 5,000 साल का पीरियड माना जाता है, उसमें माना जाता है कि अफ्रीका से निकल के वो गल्फ होते हुए, इंडिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक चले गए। तो ये लोग जो हैं, मतलब जो पुराने अफ्रीकी लोग हैं 65,000 साल पहले हिंदुस्तान आए, इसका तो पूरा प्रमाण था। वो किताब पढ़ने से ये बात समझ में आई कि 3 लाख साल पहले हमारा इवोल्यूशन हुआ, और 3 लाख साल पहले, और 70,000 साल पहले आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ और फिर हिंदुस्तान में वो लोग आए। अब सारा जो इतिहास था वो उनके इर्द गिर्द खड़ा होना था, है ना। तो जब वो किताब हमने पढ़ा, जो दोनों की किताबें, जब अर्ली इंडियंस पढ़ ली और वो पढ़ लिए, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ चीज़ हमारे दिमाग में तब भी डाउट्स रह गए थे कि जैसे अर्ली इंडियंस में जो टॉनी जोसेफ ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कुर्मी का नाम नहीं लिया। तो मैंने सबसे पहले फ़ोन लगाया डेविड रिच को, उनसे बाद में मेल में बात हुई, फ़ोन से बात हुई नहीं। तो हमने उनसे बात की तो बहुत प्रॉम्प्टली उनका रिस्पॉन्स आया। हम आश्चर्य में पड़ गए कि अरे इतना विद्वान आदमी और इतना बिजी आदमी इतना जल्दी हमको रिस्पॉन्ड कैसे किया। लेकिन उन्होंने कहा, पूरी बात बताई कि उनके रिसर्च में क्या क्या मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि कुर्मी शब्द हमारे पास या कुर्मी कम्युनिटी का कोई ब्लड सैंपल हमारे पास नहीं आया। तो उन्होंने फिर कहा कि थंगाराज साहब जो हैं CCMB में हैदराबाद में, उनसे बात करने के लिए उनसे भी बात की। उन्होंने भी कहा मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो चौबे जी हैं, ज्ञानेश्वर चौबे BHU को, उनसे बात करने की, उनसे बात की। उन्होंने भी कहा कि कुर्मी एज सच हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने जो अलग अलग जैसे मुंडा हैं, संथाली और दूसरे जो लोग हैं, उनका हमारे पास है रिपोर्ट, तो हम आपको दे देंगे, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। उसी समय हमको एक रिपोर्ट मिली, जो कुर्मी और लोधा, मतलब बंगाल में जो लोग रहने वाले जो हैं, सबर और कुर्मी जो हैं, उनकी एक रपट मिली, जिसको हमको पढ़ने का मौका मिला। क्योंकि उससे पहले हम ये सारी रपटें जो हैं अर्ली इंडियंस और उनको पढ़ने के बाद टेक्निकल बात हम समझ गए थे जेनेटिक्स का। तो उसने लगभग हमको, हालांकि वो हम डाले नहीं है पिटीशन में क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम यहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं समझा सकते, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है हमको। बल्कि खुद समझने के लिए हमको एक बार ज्ञानेश्वर चौबे साहब से मिलना है, ताकि हम उस रिपोर्ट को समझ सके। और भी रिपोर्ट वो बना रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट कल अगर जरूरत पड़ेगी तो जिस हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो उसमें डाला जाएगा। तो हम मेरे दिमाग में तो वो सवाल था कि अगर कुर्मी इसमें नहीं है तो इस किताब से हम कैसे प्रूव करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कि कुर्मी जो है, क्योंकि कुर्मी का नाम नहीं था। लेकिन उसमें एक बहुत टेक्निकल बात थी, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट। एक उसमें था कि जो आर्कियो बोटानिक एक रिपोर्ट थी, जिसमें ये कहा गया कि भारत में जो चावल था, चावल की जो वैरायटी थी वो इंडिका था, और एक जपोनिका वो चीन से आया वो, और उसका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे हुआ? वो हुआ झारखंड में। तो जब हम इनकी पूरी संस्कृति का खाका मेरे दिमाग में जब बना, तो हमको पता चला कि इनकी पूरी संस्कृति पैडी बेस्ड है, मतलब धान बेस्ड है। मतलब इनका कोई ऐसा इनकी संस्कृति में या इनका कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जिसमें धान की प्रमुखता नहीं हो। तो जब उस पर मेरा ध्यान गया, तब हमको समझ में आया कि ये जो इंडिका और जपोनिका का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इतनी वैरायटीज ऑफ राइस हिंदुस्तान में अब आज मिलती है, वो क्रेडिट इनको था, क्योंकि यही लोग वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीनें इनके पास थी छोटा नागपुर पे, और आज भी है। और इनके पास धान इनका सबसे प्रोमिनेंट फसल है, और वो इनकी सारी संस्कृति धान से जुड़ी हुई है। तो समझ में आया कि इन्होंने ये किया। तो एक बहुत प्रोमिनेंट हमारे पास प्रमाण मिला हमको कि धान का हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने कराया, जपोनिका और इंडिका का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली। फिर मेरा ध्यान गया कि जैसे उस किताब में लिखा हुआ है कि ये लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक हैं, ये लोग द्रविडियन नहीं है। क्योंकि अब जब आया तो उसे पता चला कि चीन से जो 2-3 माइग्रेशन की बात हुई है, तुम जानते हो, एक माइग्रेशन
करीब 8 से 9 हज़ार साल पहले हुआ, जो हड़प्पा से हुआ। और वो सारे लोग चले गए साउथ, जिनको आज हम द्रविडियन मानते हैं, है ना, वो करीब। और वो धान वहाँ जो हड़प्पा में गेहूं और बार्ली की खेती शुरू हुई, उसका टाइमिंग भी लगभग 9 हज़ार साल पहले का है। और लहुरा देवा संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में चावल की खेती हुई, उसका भी टाइमिंग लगभग मिलता जुलता है। मतलब ये सेम टाइमिंग है। लेकिन जब 26 BC 2600 मतलब ईसा से 2600 साल पहले जब हड़प्पा की सभ्यता खत्म हुई, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सूखा पड़ा, तो वहाँ से जो लोग माइग्रेट किए वो सब साउथ चले गए, जिनको हम लोग आज द्रविडियन मानते हैं। तो ये लगभग शुरू हुआ, समझ लो कि 7 हज़ार साल से लेके 2600 साल पहले के बीच में। लेकिन फिर ये लोग कौन थे? जो लोग झारखंड में थे, ये लोग तो द्रविडियन नहीं है, और ये वहाँ से माइग्रेट नहीं किए। ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था, उसके जो लोग यहाँ रह गए, म्यांमार चले गए, फिर उसके बाद लाओस चले गए, इंडोनेशिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया तक चले गए, है ना, इधर जो पूरा नॉर्थ का इलाका है, या फिर मेघालय में है ये लोग, खासी, हाँ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये लोग हैं। तो ये लोग वही लोग थे जो लोग यहाँ रह गए। इनका द्रविडियन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं, इनका आर्यन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं। तो एक माइग्रेशन द्रविडियन माइग्रेशन मानते हैं, जो इसकी सभ्यता जब खत्म हुई, हड़प्पन सभ्यता, तो ये लोग माइग्रेट किए और साउथ में बस गए। एक माइग्रेशन हम लोग मानते हैं लगभग BC 2100 मतलब ईसा से 2100 साल पहले, जो आर्यों का माइग्रेशन है, जिनका डोमिनेशन अभी हिंदुस्तान में है। और एक माइग्रेशन लगभग उसी समय हुआ था जो चीन की तरफ से हुआ था। वो लोग आए, या हो सकता है कि वो सीधे आ गए होंगे झारखंड, या घूम के आए होंगे, या जो वहाँ बस गए वो फिर बाद में आए होंगे। ऐसा परम्यूटेशन कम्बिनेशन बहुत मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई प्री हिस्ट्री में, जब हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, है ना। तो उसका तो कोई दस्तावेज हमारे पास मौजूद नहीं है। ये जेनेटिक दस्तावेज जो है, इससे ये इसको डेवलप करने की कोशिश जेनेटिस्टों ने की है। तो आप कह सकते हैं कि जेनेटिस्ट जो है वो हम लोग जो प्री हिस्ट्री का जो हमारे पास रिटन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जेनेटिक्स लिख रहा है उसको, और वो बहुत ही प्रमाणिक ढंग से लिख रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता है। तो वो जो लोग माइग्रेट किए चाइना की तरफ से, या लाओस की तरफ से, या इंडोनेशिया की तरफ से, वहाँ से जो माइग्रेट किए वो आए और यहाँ बस गए। हो सकता है यहाँ से उठ के भी लोग फिर वापस चले गए हों, लेकिन जो यहाँ बसे उनका आपस में एक इंटरमिक्सिंग हुआ। जैसे आर्यन लोग हैं तो वो इंटरमिक्सिंग से हुए, क्योंकि आर्यन लोग आए तो यहाँ कौन थे? वही आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले लोग थे। जो द्रविडियन आए साउथ में चले गए, वहाँ भी ये लोग थे पहले से, तो द्रविडियन का उनके साथ इंटरमिक्सिंग हुआ, है ना। तो जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले अफ्रीकी थे, उनका द्रविडियन के साथ इंटरमिक्सिंग हुआ। जो आर्यन आए नॉर्थ में, उनका आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले लोगों के साथ इंटरमिक्सिंग हुआ। और आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले जो झारखंड में थे, उनका फिर इंटरमिक्सिंग हुआ, जो चीन की तरफ से जो लोग आए माइग्रेट करके। तो ये जो चीन वाली बात है, जपोनिका जो हम बता रहे थे कि जपोनिका जो प्लांट है राइस का, वो आया चीन से। तो ये इससे एक भाषा बनी, इनकी एक अपनी भाषा बनी, जो द्रविडियन और आर्यन से नहीं मिलती थी, माने इंडो यूरोपियन जिसको कहते हैं, उससे नहीं मिलती थी। तो वो भाषा इनकी है ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो हमारे दिमाग में ये आया कि जब इतनी सारी चीज़ें हैं, और वो नक्शा दिखा रहे थे कि यहाँ ये पूरा का पूरा झारखंड का एरिया जो है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लोगों का है, ये द्रविडियन और इसका नहीं है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में सबसे बड़ा जो कम्युनिटी था वो कुड़ुमी था। तो कुड़ुमी जो 2 करोड़ की आबादी है, उस समय भी सबसे बड़ी कम्युनिटी थी। तो जब पूरा का पूरा इलाका वो ऑस्ट्रो एशियाटिक दिख रहा था, तो उसमें एक इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है, वो द्रविडियन और ये नहीं हो सकती थी, आर्यन नहीं हो सकती थी। तो हमारा ध्यान भाषा पर गया। हम तो लिंग्विस्टिक है नहीं, हमको तो भाषा विज्ञान में हमारा कोई नॉलेज नहीं है, हमारी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। लेकिन हमने द्रविडियन जो शब्द हैं और इंडो यूरोपियन जो शब्द हैं और ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक जो शब्द हैं, उसको मिलाया। मिलाने के बाद हमको समझ में आया कि ये जो कुड़ुमी हैं, इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। और वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा जो है वो मेघालय में जो खासी लोग हैं उनसे मिलती है, यहाँ पे जितने ट्राइबल लोग हैं उनसे मिलती है। तो जब यहाँ तक हम पहुँचे तो हमको लगा कि अब हम क्लिंच कर रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब ख़त्म करने से पहले हम थोड़ा सा जेनेटिक्स की बात बता दें कि ये लोग कैसे डिफरेंट हैं आर्यों से। देखो, एक तो एकदम क्लियर है कि हिंदुस्तान में 70 से 90% लोग जो हैं मदर साइड से, वो तो अफ्रीकी लोग ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है।
क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक वाई क्रोमोसोम है जो फादर से आता है और एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है माँ से आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है दोनों में रहता है, एक में भी रहता है और स्पर्म में भी रहता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पूरा डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बचता है केवल मदर साइड से, मतलब इस एक साइड से, और यहाँ से केवल वाई आता है। तो ये दो जो चीज़ें हैं, मतलब जो लिविंग लोगों पर लोगों पर हम लोग आजमा सकते हैं, जेनेटिक एनालिसिस उसका कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है उसका जो क्लेड था, मतलब जब वहां से माइग्रेट इन्होंने किया तो उसका जो क्लेड था वो L3 था, और L3 हिंदुस्तान आते आते कन्वर्ट हुआ M में। इनफैक्ट माना यह जाता है कि L का जो फर्दर जो म्यूटेशन हुआ, L जो क्लेड था, सब क्लेड था, उसका जो L3 जो हैप्लो ग्रुप था उसका जब फर्दर म्यूटेशन हुआ तो 3 म्यूटेशन हुआ, एक हुआ M, एक हुआ N और R। M जो है ये हिंदुस्तान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक मिलता है, ये यूरोप में नहीं मिलता है। यूरोप में फिर N और R मिलता है। पहला वही था L3 का फर्दर म्यूटेशन हुआ तो M जो म्यूटेशन है वो हिंदुस्तान में मिलता है वेरी प्रोमिनेंटली। तो जब हम लोग M म्यूटेशन की तरफ देखते हैं, ध्यान हमारा जाता है, तो उससे पता लगता है कि 70 से 90% जो मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो लिंक है, जेनेटिक लिंक, वो माँ से आता है। यानी कि माएँ जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली अफ्रीकी हैं हिंदुस्तान में। सबकी माएँ, तुम्हारी मेरी या आदिवासी जो भी हों, उनकी माएँ जो हैं सब प्रीडोमिनेंटली, क्योंकि 70 से 90% तो बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी में समझ लो कि 120 करोड़ 130 करोड़ लोग जो हैं उनकी माएँ अफ्रीकी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन फादर अलग अलग हो गए, एक द्रविडियन फादर हो गए जिनका जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो J2, फिर एक H1A1 और D2, ये दो प्रोमिनेंट है द्रविडियन जो वाई क्रोमोसोम है, और जो आर्यन है उनका R1A है, और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लोग हैं उनका O है। और जो सबसे पुराने जो लोग हैं यानी कि जो अफ्रीकी लोग हैं उनका था ABCT, और CT से फिर निकल के बना CD और FH। तो जब देखोगे इनका पूरा जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो माँ वाला तो एकदम क्लियर है, क्योंकि माँ के तरफ से तो हम लोग सब एक जैसे हैं। फादर के तरफ से जब वाई क्रोमोसोम का जब एनालिसिस करोगे तब तुमको मिलेगा कि या तो वो C है, या वो H है, या D है, या O है। तो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली अराउंड 60% मिलता है वो O है। इसका मतलब है कि जो आउट ऑफ चाइना माइग्रेशन हुआ और उनकी जो इंटरमिक्सिंग हुई उसमें प्रीडोमिनेंटली मेल्स थे। यही बात आर्यंस के लिए भी है कि वो जब R1A जब हम लोग देखते हैं फादर की तरफ से तो प्रीडोमिनेंटली लगता है कि वो मेल इन्वेशन था, महिलाएं बहुत कम आई थी उसी तरीके से। लेकिन ये बात द्रविडियंस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि द्रविड़ तो पूरी एक सभ्यता थी वहाँ, हड़प्पा और क्या बोलते हैं उसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं उसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन, केवल हड़प्पन ना, जो भी होगा। हमको लगता है एक शब्द कोई मिस कर रहे हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ऐसा कुछ जो भी हो, एनीवे हड़प्पन ही कहें। तो हड़प्पन सभ्यता से जो लोग आए उसमें तो मेल और फीमेल एक साथ थे, करेक्ट। लेकिन जो जिसको हम लोग इन्वेशन कहते हैं, जो माइग्रेशन यवनिया का हुआ यानी कि आर्यन का हुआ, जो यूरेशिया से आए, और ये लोग जो चाइना की तरफ से आए या लाओस की तरफ से जो आए और जो झारखंड में रह गए, इसमें लगता है कि मेल्स बहुत ज़्यादा थे और फीमेल्स बहुत कम थे। तो जाहिर बात है कि यहाँ आए और फिर यहाँ वो रह गए, जैसे यहाँ के जो लोग थे उनको अडॉप्ट कर लिया, तो उनके बीच में इंटरमिक्सिंग हुई और इस इंटरमिक्सिंग से ये कम्युनिटी डेवलप हुई। तो आज की तारीख में इनका जब हम जेनेटिक सिग्नेचर देखते हैं तो वाई क्रोमोजोम के तरफ से या तो एकदम पुराना अफ्रीकी क्रोमोजोम मिलेगा, या फिर O मिलेगा जो कि चाइनीज़ ओरिजिन है या लाओस का ओरिजिन है, और आर्यन का देखेंगे तो R1A जो यूरेशिया का ओरिजिन है, और द्रविडियंस का तो वो कांस्टेंट है क्योंकि वहाँ मेल फीमेल एक साथ वो लोग शिफ्ट किए, वो लोग सीधा हड़प्पा से उठ के साउथ में चले गए। लेकिन उनका भी इंटरमिक्सिंग हुआ जो पहले से वहाँ पे अफ्रीकी रहते थे साउथ में। तो लेकिन उनका जो ये है वो उसमें इन्वेशन जैसा नहीं दिखता है कि हड़प्पा से लोग आए और उन्होंने वहाँ इन्वेड किया, क्योंकि हड़प्पा में भी वही लोग बसे थे जो लोग अफ्रीका से आए। तो साउथ में तुमको ये इन्वेशन जैसी बात जो है ये जेनेटिक हिस्ट्री में नहीं दिखता है, बाकी दोनों जगह एक जेनेटिक हिस्ट्री में एक इन्वेशन जैसी बात दिखती है। सेकंड
अखिलेश जी, तब इनको शेड्यूल से कब और कैसे हटाया गया कुर्मियों को? हम्म। अ, बड़ा मुश्किल है इसके बारे में समझना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 1911 में ये आदिवासी थे, 1913 में, 1931 के नोटिफिकेशन में थे, 1913 के नोटिफिकेशन में, तो 1872 में इनको एब ओरिजिनल ट्राइब माना गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो आप 1872 में पहले से थे, अंग्रेजों ने तो केवल रिकॉग्नाइज किया हम आदिवासी हैं, अंग्रेज आए और कहे कि भाई ये आदिवासी हैं, बस इतना ही ना हुआ। हम तो थे ही, क्योंकि हम अगर 60,000 साल पहले से अगर यहाँ रह रहे हैं तो हम आदिवासी हैं। तो अंग्रेजों ने आके उसको रिकॉग्नाइज किया। 1950 में क्या हुआ कि हम गायब हो गए, स्पेशली कुर्मी, है ना। 1900 संविधान को अडॉप्ट करने से पहले हमने संसद बनाई, और वो संसद दिल्ली वाली संसद नहीं थी, वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही संसद थी जिसमें सारा डिबेट हुआ। उसमें कुर्मियों के बारे में कोई डिबेट नहीं हुआ। करेक्ट। तो फिर जो कुर्मी 3563 का जो 63 नंबर जो नोटिफिकेशन है 1931 का, और 550 नंबर जो नोटिफिकेशन है 1913 का, उससे उसमें वो हैं, और सडनली 1950 में कैसे गायब हो जाएंगे? क्योंकि 1950 को अडॉप्ट किया गया, जो CNT एक्ट सेक्शन 46 का पार्ट है, उसको अडॉप्ट ही किया गया इन दोनों नोटिफिकेशन के बेसिस पे। उसमें जितने ट्राइब हैं तुम देखोगे वो सारे ट्राइब आ गए, केवल एक कुर्मी चला गया बाहर। तो किसने बाहर किया? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर चर्चा नहीं हुई तो बाहर किसने किया और कैसे बाहर कर दिया? क्योंकि आप एक संविधान में एक आप अनुच्छेद लेके आए 342, जिसमें आपने कहा कि सरकार, केंद्र सरकार, पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना के किसी को ट्राइब डिक्लेयर कर सकती है या किसी को ट्राइब के स्टेटस से हटा सकती है। तो स्टेटस से हटाना या स्टेटस देना ये संविधान के अडॉप्शन के बाद की बात है, 342। लेकिन आप तो हटा दिए द्रविडियन इसको, कुर्मी लोगों को उससे पहले। 342 के तहत कोई कानून बना के तो हटाए नहीं, तो कानून बना के आप बनाएंगे कैसे? आपको तो ये बताना पड़ेगा कि 1950 के नोटिफिकेशन में हम कैसे बाहर हो गए। इसका जवाब नहीं मिलता है। तो इसका जवाब जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत गड़बड़ चीज़ें समझ में आती है, मतलब जो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि 1894 का जो एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये अंग्रेजों ने अपने यहाँ नहीं लागू किया। वहाँ जो ज़मीन के मालिक थे वो बिजनेसमैन बन गए और कैपिटलिस्ट बन गए। लेकिन हिंदुस्तान में उन्होंने ये लाया कि उनको लगता था कि आदिवासी लोग पिछड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो ये कैपिटलिस्ट नहीं बन सकते थे। और पूरा जो मानभूम का इलाका था वो मिनरल रिच इलाका था, उड़ीसा में जानते हो, बंगाल में या झारखंड में। तो उनको मिनरल चाहिए था, कैपिटलिज्म को डेवलप करने के लिए उनको मिनरल चाहिए था, और मिनरल के लिए उनको ज़मीन पर दखल करना जरूरी था और इनको हटाना जरूरी था, इसलिए ये कानून बना। तो इंग्लैंड में जो कानून नहीं बनाया वो हिंदुस्तान में कानून बना। तो हिंदुस्तान में कानून इसीलिए बना कि आदिवासियों की ज़मीन अंग्रेजों को लेनी थी, छीननी थी, क्योंकि उन आदिवासियों के लैंड के नीचे हिंदुस्तान का सारा वेल्थ था, जिसको मिनरल वेल्थ कहते हैं, जो हम लोग सब जानते हैं, है ना। पहले हम लोग इसमें थे, ब्रॉन्ज एरा में थे, फिर हम लोग आयन एरा में आए, और अभी एल्यूमिनियम एरा में आए। एल्यूमिनियम का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है उड़ीसा में। यू आर फ्रॉम उड़ीसा, यू नो दिस। तो हम लोग इसमें आए, सारे मतलब स्टील बनाने के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, दूसरे तांबा के लिए, सारे मिनरल्स तुम देखोगे तो ये पूरे मानभूम में है। पूरे झारखंड में कोई ऐसा मिनरल, यहाँ तक कि सोना भी मिलता है, इसीलिए स्वर्णरेखा का नाम, नदी का नाम स्वर्णरेखा, क्योंकि उसमें सोना मिलता है। तो सारे के सारे मिनरल्स जो चाहिए वो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली हिंदुस्तान के जो मिनरल्स हैं वो झारखंड में थे। झारखंड नहीं, बृहद झारखंड, मतलब मानभूम में उनको ये चाहिए था। अब इसको उनको लेना था तो उन्होंने ले लिया। जब कांग्रेस की सरकार आई, खासतौर पर बिहार वाले एकदम नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, बंगाल बन गया, उड़ीसा बन गया, झारखंड बनने की बात तो कोई चाहता नहीं था। आइडियली अगर देखोगे तो बनना चाहिए था मानभूम एक पूरा का पूरा आदिवासियों का एक राज्य बनना चाहिए था, तो वो बना नहीं। बल्कि आदिवासियों का जो राज्य था उसको 3 भागों में बांट दिया नेहरू साहब ने, या जो कांग्रेसी लोग होंगे। तीन स्टेट हो गए। झारखंड तो अभी बना है, आइडियली इट वॉज बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, करेक्ट। झारखंड जो बना है वो बिहार से कट के बना है, करेक्ट। झारखंड जो है बंगाल से कट के नहीं बना है, उड़ीसा से कट के नहीं बना है। आइडियल झारखंड जो है उसमें बंगाल का भी हिस्सा आएगा और उड़ीसा का भी हिस्सा आएगा, तब वो आइडियल झारखंड बनेगा, नहीं तो वो आधा अधूरा झारखंड है ना। तो लगता है कि एक तो समझ में आ गई थी कि भाई अब नेहरू जी को तो एकदम क्लियर था कि हमको कैपिटलिस्ट जो डेवलपमेंट है वो हिंदुस्तान में करना है। वो
बिल्कुल गांधीयन नहीं थे, गांधीयन ढंग से वो सोचते ही नहीं थे, उनकी परवरिश दूसरे ढंग से थी। ही वॉज एन इंग्लिश मैन बेसिकली, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी, लेकिन दिमाग उनका बिल्कुल इंग्लिश वाला था। तो उनको हिंदुस्तान को कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की तरफ ले जाना था, और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये मिनरल्स का जो पूरा कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में जाए। करेक्ट। तो इसके लिए हमको लगता है कि बहुत ही प्लान ढंग से इन्होंने उसको डिवाइड किया 3 अलग अलग स्टेट में। मतलब अब तुम देखो कि जो मिनरल्स है उसको 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। करेक्ट। तो ये जो इनको कुर्मी लोगों को हटाने के पीछे जो लगता है, क्योंकि एकदम क्लियर दिखता है कि कुर्मियों का घर है मानभूम और सबसे ज़्यादा ज़मीनें उनके पास थी। तो अगर वो आदिवासी होते तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, क्योंकि सीएनटी एक्ट लग गया था 1908 में और आप हटा नहीं सकते थे, क्योंकि सीएनटी एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्ट है कि उसमें ट्रांसफ़र ऑफ लैंड जो है, आदिवासियों का लैंड लगभग प्रोहिबिटेड है। और अब तो कुर्मी का लैंड भी प्रोहिबिटेड हो गया है। लेकिन उस समय हमको लगता है कि जब ये लोग सोच रहे होंगे कि क्या करना है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल लगा होगा कि अगर ये इसको हम पूरा स्टेट एक आदिवासी स्टेट बना देते हैं और कुर्मियों को एज इट इज रहने देते हैं जैसे ये लोग आदिवासी थे, और इनको अगर 1950 में हटाते नहीं, तब इनके लिए शायद बहुत मुश्किल होती। क्योंकि उसके बाद तुम देखोगे, जब तुम पूरा हिस्ट्री देखो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का, झारखंड कह रहे हैं अब, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल का, जितना एलियनेशन लैंड का कुर्मियों का हुआ है उतना एलियनेशन किसी का नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा, मतलब बंदर बांट जिसको कहते हैं ना, पूरा का पूरा जमशेदपुर शहर जो है गैर कानूनी ढंग से बसा हुआ है, टाटा के कब्जे में है 15,725 एकड़, तुम जानते हो। लेकिन वो पूरा का पूरा लैंड आदिवासियों को, हर मेजॉरिटी ऑफ द लैंड, माने मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू कुर्मी। करेक्ट। फिर तुम चले जाओ स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट में 110 गांव जो है प्रभावित हुए, जो डैम बना उसके चलते। उसमें सबसे ज्यादा जमीनें किसकी डूबी? कुर्मियों की। पूरे झारखंड में तुम चले जाओगे जहां जहां कुर्मी प्रीडोमिनेंट है, उड़ीसा चले जाओ या बंगाल चले जाओ जहां कुर्मी प्रीडोमिनेंट है, मयूरभंज जिला, जहां जहां माइनिंग शुरू हुआ है, जहां जहां इंडस्ट्री शुरू हुआ है, वहां वहां सबसे ज्यादा जमीनें जो हैं जहां कुर्मी है। कोई कोई इलाका है झारखंड का जहां कुर्मी नहीं है, वहां संथाली है, मुंडा है, वो उस इलाके को हम छोड़ देते हैं। जिन इलाकों में ये हैं उसमें सबसे ज्यादा जमीनें इनकी गई है। तो ये लगता है एकदम पूरा कि किसी ने मिसचिफ किया, किसी ने बदमाशी की, और ये कोई ऑफिशियल लेवल पे हुआ नहीं। अनऑफिशियल लेवल पे कुछ लोग कांग्रेस में थे जिन्होंने ये प्लान किया कि अब तो इनमें से भी कुछ लोग थे जो अपने को कुर्मी क्षत्रिय मानने लगे थे, है ना अपने को आर्यन मानने लगे थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्यन पद्धति को, सनातनी पद्धति को अपना भी लिया था, पूजा पाठ करने लगे थे। तो इनको लगा कि इनको अगर हटा भी दिया जाए तो बहुत कुछ होगा नहीं। लेकिन कुछ लोग जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बीबी महतो, इनके जैसे बहुत से जो कुर्मी थे वो प्रीडोमिनेंटली मानते रहे कि हम लोग आदिवासी हैं और हमको गलत तरीके से हटाया गया। और 70 सालों से, 80 सालों से ये लगातार लड़ते रहे। मतलब 1950 के बाद जैसे इनको हटाया गया तब से ये लगातार लड़ते रहे। उसका पूरा एक इतिहास हो, सारे दस्तावेज जो हमको देके गए थे, जिससे हम कन्विंस्ड हुए। और हमको ये भी बना कि जो रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट को हुआ, जो रिप्रेजेंटेशन सांसदों को हुआ, जो रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो ये बताने में असमर्थ थे और आज तक हैं। हाँ, अब तो कोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि वो सब बता नहीं पा रहे हैं कि भाई आपने हटाया क्यों। हम तो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग पार्लियामेंट में भी एक ही सवाल पूछा जा रहा है। क्या नाम है, उड़ीसा से जो राज्यसभा की एमपी, उन्होंने भी यही पूछा। सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि साहब आपने हमको 1950 के नोटिफिकेशन में हटाया क्यों, किस ग्राउंड पे, किस आधार पे हटाया। कोई आपने कमिटी बनाई थी जिसकी कोई रिपोर्ट है आपके पास, कोई रिसर्च है, जैसे जेनेटिक रिसर्च 1918 में डेविड साहब की आई, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो आपके पास है, कोई डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। इसलिए अदालत में भी हम देख रहे हैं कि उनके तरफ से जो एडवोकेट्स आते हैं, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनके पास इस बात का जवाब नहीं है। और वो 342 की बात कह रहे हैं कि हमारे पास तो संविधान के अनुच्छेद 342 में लिखा हुआ है कि हम आपको दे दें। हमने कहा कि ये देने की बात ही नहीं है। तुम वो चीज दोगे जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास ऑलरेडी है वो तुम क्यों दोगे। तुमने हमारा नाम मिस्चीवस तरीके से, गलत तरीके से मेरा नाम हटाया, तो हटाया क्यों, इसका जवाब दो। और इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं कोर्ट में। तो अभी तक स्थिति यही है कि जेनेटिकली, बाद में जब ये रिपोर्ट आ गई और लोधा कुर्मी की रिपोर्ट जो हम लगाएंगे बाद में, इसके अलावे भी कुछ रिपोर्ट्स हम लोग बनवा रहे हैं, ठीक है, ब्लड के बेसिस पे। और हम जानते हैं कि वो उसमें कोई अलग, जो लोधा कुर्मी का रिपोर्ट है लगभग वही आएगा, बल्कि परसेंटेज बढ़ ही जाएगा। क्योंकि जब तुम गांव के अंदर जाओगे ना,
तो वहाँ इंटरमिक्सिंग कब हुआ है? जैसे लोधा में बिल्कुल इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ है, उसमें मदर साइड से तुमको मिलेगा नहीं बाहर का कोई जेनेटिक सिग्नेचर, लेकिन इनकी तरफ में इंटरमिक्सिंग थोड़ी सी हुई है। इनका लगभग 85% जो बंगाल के कुर्मी हैं उसमें मिला है, 100% नहीं मिला है, मतलब कुछ इंटरमिक्सिंग हुई है। बाहर से जो लोग आए उसमें कुछ महिलाओं का जेनेटिक सिग्नेचर तुमको मिलेगा। पुरुष का जेनेटिक सिग्नेचर तो एक ही हम बता चुके हैं, प्रीडोमिनेंटली अराउंड 60%। दे आर ऑल ओरिजिन फ्रॉम लाओस और चाइना और these areas, northeast areas. They migrated from there and came and settled down at Jharkhand. आप कुर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो इतने आंदोलन कर रहे हैं, इस बीच में आपके ओर से क्या संदेश मतलब भेजना चाहते हैं आप? देखो, जेनेटिक आधार पे या एंथ्रोपोलॉजिकल आधार पे कोर्ट में लड़ाई लड़ना एक बात है ना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एकदम अलग बात है। अगर रांची हाई कोर्ट मेरे फेवर में फैसला भी दे दे, या कलकत्ता हाई कोर्ट कल दे दे, या सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि हाँ भाई जेनेटिकली मिस्टर श्रीवास्तव ने प्रूव कर दिया कि ये आदिवासी हैं, और सरकार ये जवाब देने की हालत में नहीं है कि आपने 1950 में हमको किस ग्राउंड पे हटा दिया, है ना। ये दो बात है, मूल बात कि जेनेटिकली हम प्रूव करेंगे तो फिर प्रूव बियॉन्ड ऑल डाउट हो गया कि हमने प्रूव कर दिया आपको कि हम हैं आदिवासी जेनेटिकली, और सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि 1950 में आपने कैसे हटा दिया, जब 1913 और 1931 का नोटिफिकेशन में हम हैं, और पहले से लगातार काफ़ी पहले से हम एबोरिजिनल ट्राइब्स कहे जाते रहे हैं, एनिमिस्टिक ट्राइब्स कहे जाते रहे हैं, तो आपने कैसे हटाया? इसका जवाब अगर सरकार के पास नहीं है तो संभव है कि आदेश हमारे फेवर में आ जाए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना और फिर उसके जो रेमिफिकेशंस हैं, उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत गंभीर होगा, मतलब बहुत व्यापक होगा, है ना। क्योंकि मतलब एक उथल पुथल जैसी स्थिति होगी जब एक कम्युनिटी जो है, जो आज अपने को ओबीसी समझती है या जिसको ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया है, भले अति पिछड़ा कहो, उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब वो आदिवासी बन जाएगी तब वो अपने को ज़्यादा ढंग से आइडेंटिफाई कर पाएगी मानभूम के साथ। जब वो मानभूम के साथ आइडेंटिफाई करेगी तो बाकी जो आदिवासी हैं उनके साथ वो आइडेंटिफाई करेगी, है ना। तो एक पॉलिटिकल लेवल पे एक उथल पुथल होगा, है ना। तो इसको हमको लगता है कि इन चीज़ों को सहज तरीके से अडॉप्ट करने में पॉलिटिकल लड़ाई जो है बहुत मदद करेगी, है ना। ये कोर्ट की लड़ाई में कोई खास दम नहीं है, यस, कोर्ट की लड़ाई में कोई खास दम नहीं है। कोर्ट की लड़ाई तो दिस वे और दैट वे, इट इज़ 99% श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ द कुर्मीज। बट जो उथल पुथल होगा उसके लिए जरूरी है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे। पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब होता है डायलॉग केवल सरकार के साथ ही नहीं, केंद्र सरकार के साथ या राज्य सरकार के साथ नहीं, डायलॉग अपनी कम्युनिटी के अंदर, इंटर कम्युनिटी के अंदर में। दूसरे डायलॉग, जैसे अब बहुत सारे जो आदिवासी समूह हैं उनको डर लगने लगा है कि अरे ये आ जाएंगे तो हमारा आरक्षण खा जाएंगे, या ये डोमिनेंट हो जाएंगे, पॉलिटिकली डोमिनेंट, इनका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब वाहियात चीज़ें हैं, गैर जरूरी चीज़ें हैं, लेकिन गैर जरूरी चीज़ें बहुत बड़े हिंड्रेंस साबित होते हैं पॉलिटिक्स में, तुमको मालूम है। तो अगर एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहेगा, जिसकी एक कोशिश वो लोग कर रहे हैं, है ना, हम मानते हैं कि थोड़ा सा उसको डायलॉग की तरफ ज़्यादा ले जाएं, एजिटेशन रहना चाहिए, और एक बड़ा एजिटेशन हो जिसमें सब लोग शामिल हो, केवल बंगाल के लोग ही क्यों कर रहे हैं, उड़ीसा के लोग करें, झारखंड के लोग सब मिल के करें, और उस एजिटेशन में डायलॉग का जो पक्ष है वो प्रोमिनेंट हो, कि हम सारे पक्षों से बात करेंगे, ताकि किसी को ये खतरा नहीं महसूस हो कि हम आज ओबीसी हैं और अगर हम कल आदिवासी बन जाएंगे तो हम आपका हक मारेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही तुमको एक सपोर्ट मिल जाएगा फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं बचेगा। सरकार उस प्रोसेस में चली जाएगी कि हाँ, इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, इनको फिर से डाला जाए 1950 के नोटिफिकेशन में, जो गलती उसको सुधारा जाए, और सुधारने के बाद जो एंसिलरी चीज़ें हैं, जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो करना पड़ेगा सरकार को, ये अगर पॉलिटिकल डायलॉग चलता रहेगा और एक पॉलिटिकल एजिटेशन नॉन वायलेंट तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अगर चलता रहेगा, तो वो प्रोसेस जो है बहुत आसान हो जाएगा, और उसको संभालना और उसको जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी उसके बाद, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा इनको संदेश यही है कि ये आंदोलन मिलके करें। केवल बंगाल के लोग क्यों एजिटेट हो रहे हैं सिर्फ, या लगता है कि केवल एजिटेट तो सब लोग हैं, लेकिन सब लोग मिलके करें। उसमें डायलॉग का जो पोर्शन है
उसको प्रीडोमिनेंट रखें। और डायलॉग का मतलब सिर्फ सरकार, जो मैं दोहरा रहा हूँ फिर से, केवल सरकार नहीं, डायलॉग मैंने सारे इंटर कम्युनिटी के बीच में, जिनको डर लगता है आपसे, उनसे बात कीजिए, अपने लोगों के बीच में बात करिए, क्योंकि अपने लोगों में भी बहुत तरह का कन्फ्यूजन है, बहुत तरह के डिमांड्स हैं कि हमारी पार्टी बननी चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है रिजॉल्व होनी चाहिए। जितनी जल्दी आप अपना इंटरनल कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लेंगे, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा संथालियों से बात करना, मुंडा लोगों से बात करना, हो से बात करना, या उरांव लोगों से बात करना, या दूसरे जितने आदिवासी हैं उनसे बात करना। और जितना आप बात करेंगे उतना ही ये प्रोसेस जो है ये स्मूथली आगे होगा और कंक्लूड होगा। तो हमको उनको तो इतना आपका ही करना संदेश यही है अखिलेश जी कि डायलॉग, डिलिबरेशन एंड डिस्कशन पे ही ये मुद्दा को जीता जा सकता है। है। धन्यवाद अखिलेश और जी। चलना चाहिए।